नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम के यूनिट 3 का पार्ट 3। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यहाँ से शुरू होता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट। तो इसमें टॉपिक है हमारा बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारण। तो बचपन को दो चीजें प्रभावित करती हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं बचपन को प्रभावित करने वाले, जिसमें बच्चों का विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोग बचपन जो शब्द है, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे बचपन को हम लोग 14 वर्ष तक नहीं बल्कि 0 से शून्य से जन्म के समय से लेकर 18 वर्ष तक, 0 से 18 वर्ष तक की अवस्था को बचपन मानते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारक, जबकि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से कारक है, और वो कारण हो सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारण। इन दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा रिश्ता है। समाज जो है वह मनोस्थिति को नियंत्रित रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। और जो मन होता है, हमारे मन के मुताबिक ही हमारा समाज भी होता है। जो समाज है जिसमें हमारा सामाजिकरण होता है, जिसमें हम बड़े होते हैं, जिसमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास होता है, ये हमारे मनोस्थिति पर, हमारे मन की दशा और दिशा पर बहुत हद तक निर्भर करती है। और वैसे ही फिर समाज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो अवयव हैं समाज के, वो हमारे मनोस्थिति पर भी वैसा ही प्रभाव डालते हैं। तो इसमें प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कारण हैं, जिनसे बचपन प्रभावित होता है, जिससे व्यक्तित्व निर्माण प्रभावित होता है, उसको हम लोग साधारणतया एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं एरिक एरिक्सन के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको। एरिक एरिक्सन इनका नाम है, और इन्होंने मनोसामाजिक कारणों का बहुत ही बढ़िया एक विश्लेषण किया है। उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन से मनोसामाजिक कारण है जो व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं। इन्होंने, एरिक एरिक्सन साहब ने अपने पूर्व सिगमंड फ्रायड के जो मनोलैंगिक कारण थे, साइकोसेक्सुअल कॉजेस, जो बचपन को या व्यक्तित्व को प्रभावित करते थे, उसको नकारते हुए इन्होंने मनोसामाजिक कारण दिए। उसको तब तक सिगमंड फ्रायड को सबसे सफल मनोवैज्ञानिकों में से माना जाता था, जिनकी बचपन और व्यक्तित्व के ऊपर जो कृति है उसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता था। लेकिन एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक रिसर्च है, उस पे उन्होंने जितना विशद वर्णन किया है, उन्होंने पूरे जीवन काल को, क्योंकि मनुष्य का सामाजिकरण जो है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, यह मृत्यु पर्यंत होता है। मृत्यु तक, या यूं कहे कि मृत्यु के बाद भी, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक सामाजिकरण होता है। तो इस पर समाज का बड़ा ही गहरा असर पड़ता है। किसी व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, बचपन के निर्माण में समाज का बहुत गहरा छाप होता है, और साथ ही मनोविज्ञान का। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों कारणों का एक बहुत ही बढ़िया समावेश करते हुए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च अपना प्रकाशित किया, जो कि कालांतर में सर्वमान्य हुआ। और आज हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बचपन को देखते हैं कि कौन कौन से कारण कैसे ये करते हैं, लीड करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 स्टेजेस में, 0 से 18 वर्ष के बीच में 5 स्टेजेज आती हैं, और इन 5 स्टेजेस को PAIQ, IQ मतलब I 3 टाइम्स, PAIII के शॉर्ट फॉर्म से इसको हम लोग याद करें। तो पहला है इसमें T, तो ये आता है पहला स्टेज इसका, ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट, ये पहला स्टेज है, विकास का प्रथम अवस्था, जिसके उम्र को माना जाता है 0 से लेकर 1.5 या कहीं कहीं 2 वर्ष भी इसको हम लोग पाते हैं। तो
अगर ऑप्शंस में क्वेश्चन में आएंगे, उसके ऑप्शंस में 1.5 साल दिया हुआ है तो 1.5 साल भी सही है, 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल भी सही है। 0 से 2 साल मैक्सिमम इसका एज होता है और इसको हम लोग कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट स्टेज। इस स्टेज में ट्रस्ट और अनट्रस्ट का डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। उस समय तक बच्चा जो है वो कम्युनिकेट बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर पाता है। समाज के साथ उसका जो जुड़ाव है, लगाव है, वह बहुत ही सीमित होता है। मतलब अगर 2 साल के बच्चे को देखें तो उसका समाज के साथ इंटरेक्शन जो है, अंतःक्रियाएं जो है, वह बहुत ही बृहद रूप में नहीं होती है। वह जहां भी जाता है अपनी माता पिता के साय में जाता है, छाया में जाता है, तो उसको वही समाज मिलता है जो उसके माता पिता का समाज होता है और उसी के साथ वो इंटरेक्ट करता है। और वो इंटरेक्शन उसका डिपेंड करता है कि उसके माता पिता के साथ उस बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है। अगर वह प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, भेदभाव रहित वातावरण मिलता है तो निश्चित तौर पे उस समाज में भी, जो कि उनके माता पिता का समाज होता है, उस पे भी उसको वही क्वालिटीज मिलती है। इसको हम लोग ट्रस्ट मतलब विश्वास बनाम अविश्वास कर सकते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, इसका डेवलपमेंट होता है जो कि बच्चे के भावी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो रोल होता है डेवलपमेंट में, वो होता है कि बच्चे के अंदर विश्वास पैदा होता है या नहीं होता है, अविश्वास पैदा होता है क्या होता है। अगर प्रेमपूर्ण वातावरण मिले तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट आता है। जैसे अगर 2 साल का छोटा बच्चा है, हो सकता है किसी खिलौने से वो डर रहा, उस खिलौने से ही उसके डर को समाप्त होने का विश्वास उसके पास हो। या बच्चा चलना सीख रहा है और चलते चलते वह गिरता है और गिरने के बाद उसकी माँ अगर उसे संभालती है, उसके पिता उसको संभालते हैं या उसके भाई बहन है वो संभालते हैं या परिवार में उपस्थित जो भी है वो अगर उस बच्चे को संभालता है तो बच्चे के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, यह समाज हमारे लिए उपयोगी है, यह समाज हमारे लिए केयरफुल है। अगर बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया जाए और बच्चे को एक बार चोट लग जाए तो उसके अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह समाज पर विश्वास नहीं कर पाता है। और यह जो है विश्वास और अविश्वास, यह जीवन पर्यंत बना रहता है। बच्चे कुछ होते हैं जो कि विश्वास करते हैं, विश्वासी होते हैं, वो दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। तो वैसे बच्चे अगर वैसा कोई व्यक्ति दिखे तो हम यह कह सकते हैं कि बचपन में उसे जरूर ही केयरफुलनेस के साथ पाला पोसा गया है, उसके साथ एक बढ़िया बिहेव हुआ है, तभी वो बच्चा इतने पॉजिटिव गुणों से भरा हुआ है जिसमें वह विश्वास करता है। समाज के ऊपर यह विश्वास होता है। तो यह पहला मनोसामाजिक कारण है हमारा कि विश्वास और अविश्वास का पैदा होना। यह सामाजिक भी है, सामाजिक कारण है बेसिकली, जैसा हमने देखा कि उसका केयर किया जा रहा है या नहीं उसके समाज, उसके आसपास के लोगों के द्वारा। अगर उसका केयर किया जा रहा है तो उसमें विश्वास पैदा होता है, नहीं किया जाता है तो अविश्वास पैदा होता है। दूसरा स्टेज आता है जब बच्चा 2 साल से बड़ा होता है। 2 साल से जब ऊपर जाता है तो इसके पास आता है स्वायत्तता बनाम सर्व, मतलब ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट आता है। सेम एंड डाउट, यहां पर स्वायत्तता बनाम सर्व। स्वायत्तता बनाम सर्व की स्थिति होती है यह, और इसका एज जो होता है ये 18 महीने से 3 साल तक होता है, मतलब 1.5 से 3 साल। 1.5 से 3 साल तक इसका एज हम लोग मानते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जैसे 2 साल में अगर समाप्त होता है पहला स्टेज, अगर इसकी समाप्ति 2 साल माने तो यह भी 6 महीने के लिए एक्सटेंड करके 3.5 साल तक हो जाएगा। तो ये इतना समाज के हिसाब से उम्र जो है वह थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मैंने एक काम किया, उसमें मेहनत किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा,
और समाज के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया, उसको सराहा गया। तो उस सराहना के बदौलत वो क्या करता है कि और भी ज्यादा इंडस्ट्री करने की, और भी ज्यादा परिश्रम करने की उसे मोटिवेशन मिलती है। एक तरह से उसको अंदर से वो भावना आती है कि परिश्रम का फल जो होता है वो बहुत ही बेहतर होता है और समाज द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाता है, उस पर बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर इसमें फेल हो जाता है बच्चा तो उसके अंदर हीन भावना का शिकार हो जाता है। अगर मान लीजिए पढ़ाई में कोई बच्चा परिश्रम करता है और उसे रिवार्ड मिलता है, और अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है पढ़ाई में तो उसके अंदर हीन भावना का विकास होने लगता है। तो इस स्टेज में विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात शिक्षकीय परिप्रेक्ष्य में या पेरेंटिंग के हिसाब से भी यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज हो जाता है हमारा, कि इस समय बच्चों में किसी कार्य में फेल होने के कारण हीन भावना का विकास उदय न हो। इसलिए सरकार ने भी अपने जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार का जो तरीका है उसमें ये कहते हैं कि प्री स्कूलिंग में किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो हीन भावना उत्पन्न होगी वह जीवन पर्यंत उसका पीछा करेगी। वो अगर असाधारण बालक हुआ तभी वो इस भावना से बाहर निकल पाएगा, अन्यथा एक बार जड़ें जब गहरी हो जाती है व्यक्तित्व के विकास के समय, तो वह जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना देगा। या तो बच्चे को उस स्टेज में परिश्रमी बना देगा या हीन भावना से ग्रस्त बना देगा। तो इन दोनों के बीच जो रास्ता है, अगर परिश्रमी बन गया तो वह तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं बन पाता है, इनकेस अगर बच्चा कहीं फेल करता है, तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करें कि हीन भावना से ग्रसित न हो, उसके अंदर फिर से उस कार्य को करने की एक ललक, एक लालसा उत्पन्न हो। तो इसको हम लोग फेल्योर नामक जो शब्द है, या घर में डांट फटकार जो होती है या शिक्षकों की डांट फटकार होती है, उससे दूर रखना चाहिए बच्चों को। इससे इसीलिए जो प्री स्कूलिंग एज होता है, इसमें जो शिक्षा शास्त्र कहता है उसका ये कहना है कि इसको कहीं से भी बच्चे को फेल ना किया जाए, उन्हें यह ना लगे कि मैं फेल हो गया। इसलिए मार्किंग सिस्टम को हटाकर ग्रेडिंग सिस्टम किया गया कि जो परिश्रमी है उनको तो रिवार्ड मिलना ही चाहिए, परिश्रम का फल मिलना चाहिए, उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन फेल्योर का कोई इस पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो जाए, उसके व्यक्तित्व में इसका समावेश ना हो जाए, इसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा चौथा अवस्था खत्म होता है, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, आई का सेकंड हो गया। और अब पांचवा जो स्टेज है वह पहचान बनाम पहचान भ्रांति का है, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस नॉन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस नॉन आइडेंटिटी। और इसकी उम्र जो है ये होती है 12 से 18 वर्ष। 3 to 5 ईयर्स हमने देखा था, थर्ड वाला था प्री स्कूलिंग, और ये स्कूल एज है 5 to 12 है, 5 to 8 नहीं, 5 to 12, और ये आ जाता है 12 to 18 ईयर। 5 to 12 ईयर्स आता है जिसमें स्कूलिंग एज आता है। 5 से 12 साल में बच्चे कहाँ मिडिल स्कूल के आसपास होते हैं, और फिर 12 से 18 साल वाली शुरू होती है आइडेंटिटी, पहचान। बनाम पहचान भ्रांति। पहचान बनाम पहचान भ्रांति का यह स्टेज होता है 12 से 18 साल, जिस समय बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। ये किशोरावस्था की अवस्था होती है एज ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान की अवस्था, जिस समय शारीरिक विकास तो होता ही है, शारीरिक से ज्यादा इनका मानसिक विकास होता है, और वो डेविएशन के रास्ते पे होता है। मतलब उसमें डायरेक्शन जो होता है वह बिल्कुल ही तय नहीं होता है। उस समय ये समस्या बनी रहती है कि मेरी पहचान क्या है,
कैसी बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, किस रूप में समाज मुझे देखे, वह एक दिखाने की कोशिश होता है उस समय। 12 से 18 उम्र के जो बच्चे होते हैं, वह समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इस समय प्रयासरत रहते हैं और यह पहचान उनको जीवन लक्ष्य भी देता है कि उन्हें क्या बनना है, समाज के सामने वह क्या बनना चाहते हैं। इसी एज में बच्चे अपने करियर का निर्धारण करते हैं। तो यह और भी महत्वपूर्ण समय हो जाता है, जबकि एक क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का एज होता है कि पहचान भ्रांति का, नन आइडेंटिटी का, कि मेरी पहचान क्या है, क्या मेरी पहचान गलत तरीके से हो रही है, मेरी पहचान सही तरीके से हो रही है, जो मैं दिखना चाहता हूँ क्या समाज वैसा ही मुझे देख रहा है या किसी अन्य नजरिए से देख रहा है। तो ये पहचान भ्रांति जो है यह उसे जीवन पर्यंत सालती रहती है। तो इस एज में हम ये देखेंगे, ये हाई स्कूलिंग एज आ जाता है, सातवीं वर्ग से लेकर, और इंटरमीडिएट स्कूलिंग का जो लास्ट स्टेज होता है, लगभग वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं 18 साल की उम्र तक। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल है बच्चे के पहचान को स्थापित करना। अगर कोई बच्चा दिखना चाह रहा है कि हाँ मैं सिंसियर हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हूँ, तो उसके डेडिकेशन का सम्मान करना चाहिए, उसके डेडिकेशन का सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम जैसा दिखना चाहते हो हम मान रहे हैं कि तुम वैसे ही हो। हालांकि इसमें गाइडेंस की भी बहुत जरूरत होती है, इस एज में प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, इसीलिए कैरियर काउंसलिंग वर्ड जो है वह इस एज से शुरू हो जाता है। इस एज में, स्कूलिंग एज में, हाई स्कूलिंग एज होता है, इस समय कैरियर काउंसलिंग और पहचान को पहचानने की जरूरत जो है वह महसूस की जाती है, बच्चे के द्वारा भी की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा भी और सोसाइटी के द्वारा भी। वह अपनी एक अलग पहचान स्थापित करता है, वह समाज में बाकी अन्य लोगों से, परिवार में अन्य लोगों से अलग अपना पहचान बनाने की कोशिश करता है कि मैं परिवार के द्वारा ना पहचाना जाऊं कि इस परिवार का है, बल्कि अपने नाम से पहचाना जाऊं। और इसमें अगर फेल्योर होता है, अगर कहीं से इसमें कोई गड़बड़ी आती है, तो पहचान भ्रांति होती है, नॉन आइडेंटिटी, कि मेरी कोई अलग पहचान नहीं है, मैं भीड़ का हिस्सा हो गया हूँ, मुझे लोग मेरे घर के नाम से पहचानते हैं। तो यह एक आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज होता है, जो कि बहुत ही मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ये एज चूंकि पूरे आने वाले वर्षों का माइलस्टोन होता है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, कैरियर सेट होते हैं बच्चों के कि उनकी बाकी जीवन की दिशा दशा क्या होगी। तो इस पर विशेष ध्यान शिक्षकों, अभिभावकों दोनों को देनी चाहिए और समाज में उनकी पहचान जो है, जिस तरह से वो अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है उसको स्थापित करने देना चाहिए। साथ ही एक प्रॉपर गाइडेंस हो कि उसकी पहचान जो है वो पॉजिटिव तरीके से, समाज में नेगेटिव तरीके से उसकी पहचान न बने या वह बनाने की कोशिश न करे। जैसे सोशल मीडिया पे वगैरह पे, मास मीडिया जो है, टेलीविजन वगैरह पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे नायक नायिका जो होते हैं वो इसी एज के होते हैं और अपनी पहचान जो कॉलेजिंग दिखाते हैं, स्कूलिंग दिखाते हैं, अर्ली कॉलेजेस का जो एज होता है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, उसमें यही पहचान बनाने और अपने पहचान को समाज द्वारा नहीं स्वीकार करने के कारण बहुत से बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। समाज के प्रति विद्रोह, परिवार के प्रति विद्रोह, ये सब आम चीजें हैं इस एज में। लेकिन इसको अगर प्रॉपरली हैंडल किया जाए, उसके पहचान को सही डायरेक्शन में मूव कराकर उसकी पहचान स्थापित की जाए अगर बच्चे की, तो यह स्टेज जो है यह सबसे गोल्डन स्टेज हो सकता है। तो यही हमारे 5 स्टेजेस जो हैं, ये बचपन के स्टेजेस हैं और इनका एरिक एरिक्सन के हिसाब से, और इसमें जो कॉजेज मिले आपको, इसमें मनो सामाजिक कॉजेज मिले हैं, मतलब समाज से डायरेक्टली इनका मनोविज्ञान जो है ये रिलेट कर रहा है। समाज के किस रिस्पॉन्स के कारण उनका मनोविज्ञान, मनोस्थिति जो है वह समाज के किस एक्शन के कारण किस तरह से रिएक्ट करता है,
किस तरह से उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यह इसमें स्पष्ट है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक जो है खत्म होता है यहाँ पर। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारण, क्योंकि बचपन के रेफरेंस में ही देखना था। एरिक्सन साहब के हिसाब से आगे के भी 3 स्टेजेस हैं, जिसमें उत्पादकता आ जाता है, आत्मीयता बनाम अलगाव की स्थिति आती है, इंटीमेसी वर्सेस डिफरेंसेस की, जो कि एडल्टहुड का स्टेज होता है। उसके बाद जब अर्ली एडल्टहुड खत्म होता है और जिसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, उसमें आता है, फिर उसमें उत्पादकता बनाम स्थिरता आती है, जिसमें मनुष्य अपने करियर में सबसे ज्यादा तेजी से करियर को सेट करता है, स्थिर करता है। जहां है वहां अब स्थिर हो जाना है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं रहती है। उसके बाद जो 8वां स्टेज आता है वह संपूर्णता बनाम निराशा की आती है। अपने टोटल जीवन को, ये 65 साल से ऊपर की होती है, जब एज जो है वर्किंग एज खत्म होता है और हम रिलैक्सिंग एज में आते हैं, तो हमारे पास न करने को कोई काम बचा होता है, न जीने को बहुत उम्र बची होती है। तब एक ही चीज बता होता है कि हम अपने पूरे जीवन को इवेल्युएट करें कि हमने क्या किया। तो उसमें जो स्टेजेज आती है वह संपूर्णता का एक स्टेज आता है। अगर सब कुछ अच्छे से चला है, बढ़िया तरीके से चला है, तो जीवन को सफल मानते हुए हम अपने जीवन को संपूर्ण कहेंगे कि हमारा जीवन यह संपूर्ण रहा, बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अन्यथा निराशावादी और चिड़चिड़े जो होते हैं, क्या कहेंगे उनको, खुशट बुड्ढे, उस तरह के लोग समाज में डेवलप होते हैं। तो वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। बाकी के जो 3 स्टेजेस हैं वो हमारे सिलेबस से बाहर है, क्योंकि हम परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो हम अपने सिलेबस तक ही यहीं पे रह जाएंगे। इसके साथ आज का यह जो चर्चा है खत्म होता है। इससे रिलेटेड प्रश्नावली जो है वह आपको अगले वीडियो में पहुंचा दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इससे, वह आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।